बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। और हमारी ये एपिसोड पिछली हमारी जो डिस्कशन थी उसकी कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने डॉक्टर मुईस से प्री डायबिटिक के बारे में और डायबिटीज़ के बारे में पूछा था कि क्या ये इनका इलाज इंसुलिन और शुगर के गोलियों के बगैर मुमकिन है। तो सर ने जवाब दिया था कि जी हाँ, मुमकिन है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि क्या हम शुगर के मरीज होके अपना मसल मास प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि वेट लॉस को रोक सकते हैं या फिर मसल को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल मोइज भट्टी, जो कि एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल में हमारे साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि शुगर या टाइप 2 डायबिटीज होती क्या है, ताकि लोगों को थोड़ी सी आगाही हो जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, जो दो तरह की मेन शुगर के टाइप्स हैं या उसके अंदाज़ है उसमें जो पहली टाइप है टाइप 1 जिसे कहते हैं, उसमें तो जिस्म इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ या दूसरी तरह की शुगर है उसमें इंसुलिन बन रही होती है लेकिन उसका असर नहीं हो रहा होता, या वो जिस्मानी हिसाब से कम बन रही होती है जितनी ज़रूरत होती है, या फिर वो बन के असर नहीं कर रही थी। यूजुअली ये लोग मोटापे का शिकार होते हैं। कई दफ़ा मोटापा बाहर नज़र नहीं आता लेकिन अंदरूनी मोटापा ज़रूर होता है जो ऑर्गन्स में होता है, जिस तरह लिवर फैटी हो जाता है, आंतड़ियों के गिर्द चर्बी जमा हो जाती है, तो ये उस वजह से होता है। अच्छा, डॉक्टर मुइज़ ये बताएं कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसकी मेनली रीज़न क्या है और ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा हो रही है आजकल। टाइप 2 डायबिटीज़ की मेन रीज़न जो है वो उसमें जेनेटिक्स आपकी आ जाती हैं। इसमें आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये आपका बैठा रहना है। इसके अलावा ख़ुराक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और बेतहाशा इस्तेमाल, इस तरह के हम सुबह नाश्ते से शुरू होते हैं, फिर दरमियान में भी चाय पीते हैं, फिर उसके साथ भी कुछ लेते हैं, दोपहर का खाना भी खाते हैं, शाम की चाय के साथ भी हमने कुछ लेना होता है, रात को भी हम डिनर कर रहे हैं और शायद सोने से पहले भी कुछ खाना पीना हमारा चलता रहता है। इसके साथ बिल्कुल बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो है वो इसका बायस बन रहा है। बहुत से अब तो यंग पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं टाइप 2 के, अमूमन हमने तो कभी देखे नहीं थे कि 16 साल का, 14 साल का, 18 साल का बच्चा टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ आ रहा है। यानी कि उसका जिस्म इंसुलिन बना-बना के थक गया है लेकिन उसकी शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा, डॉक्टर मुइज़ ये बताएं कि आपने ग्लूकोज मॉनिटरिंग की 24 आवर्स के लिए। ठीक है कि आपने ना तो आप प्री डायबिटिक हैं ना ही आप डायबिटिक हैं, लेकिन आपने जस्ट ये ऑब्जर्व करने के लिए कि शुगर एक नॉर्मल बंदे में क्या खाने से कितनी जाती है, तो आपने ये वो लिब्रे का 24 आवर्स ग्लूकोज मॉनिटरिंग यूज़ की। तो उसमें बताइएगा कौन सी खुराक खाने से आपकी शुगर कितनी गई और क्या खाने से कम या कंट्रोल में आ गई। तजर्बाती तौर पे मैंने ज़रूर फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटर लगाया था और उसमें मैंने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की हैं अपने शुगर के मतलब कि नॉर्मल बंदे की शुगर जो है वो किस चीज़ से स्पाइक होती है। तो सबसे ज़्यादा तो मैंने ये देखा कि जो सॉल्ट फिज़ी ड्रिंक है या कोक या पेप्सी स्प्राइट जो भी है, इनसे आपकी सबसे ज़्यादा शुगर जाती है। वो अमूमन नॉर्मल बंदे में वापस ज़रूर आ जाती है लेकिन एक स्पाइक ज़रूर आ जाती है। वो कई दफ़ा 200-200 की स्पाइक आ सकती है नॉर्मल बंदे में 15-20 मिनट बाद जो आप करते हैं पीने के बाद। लेकिन एक डायबिटिक में तो शायद इससे भी ज़्यादा ये स्पाइक करेगा। तो इसलिए वो क्योंकि डायरेक्ट चीनी है, चीनी का मिक्सचर है, 12 से 14 चम्मच चीनी है आपकी कोक के अंदर और स्प्राइट में सिर्फ में 8 से 10 चम्मच। तो इसलिए उसमें स्पाइक आनी नेचुरल थी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आती है चावलों से और हाई कार्ब डाइट से, जिसमें नशास्ता शामिल हो या आटा, मैदा वगैरह शामिल हो, और चीनी और गुड़ का तो सारों को पता है कि उससे स्पाइक आती है। डॉक्टर मुइज़ ये बताएं कि आपने कहा था कि टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज शुगर की गोलियों और इंसुलिन के बगैर मुमकिन है। क्या वाकई ही लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि इसका इलाज हम इंसुलिन इस्तेमाल किए बगैर या फिर शुगर की गोलियां इस्तेमाल किए बगैर हम शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नीब, इसमें ये है कि 90-95% लोग तो ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोगों में ये मसला ज़रूर होगा कि लेकिन 90-95% लोग 70-80% अपनी डाइट या खुराक को चेंज करके या उसके पैटर्न को चेंज करके या उसकी मील टाइमिंग या खाने की टाइमिंग को चेंज करके भी इसमें काफ़ी फ़र्क डाल सकते हैं।
अब ये है कि वो कितनी देर तक इसको मेंटेन रखते हैं, शुगर ख़त्म करके क्या वो इस लाइफस्टाइल पे मेंटेन रहते हैं, ये नहीं, ये मेन चीज़ है। कई दफ़ा आप इनिशियली क्रैश में चले गए, कीटो पे चले गए, बहुत लो कार्ब डाइट पे चले गए, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए अपना वज़न कम करके आप शुगर की रेंज से पीछे आ जाते हैं, लेकिन फिर आपसे रहा नहीं जाता, आप कहते हैं कि जी हम सोशली शायद कट ऑफ हो गए हैं, तो आप फिर वो उतना ही खाना शुरू कर देते हैं या उसी पैटर्न में खाना शुरू कर देते हैं। मेंटेनेंस में हाँ, एक्सरसाइज का ज़रूर रोल है। मैं कहता हूँ प्राइमरीली 80% 85% आपकी डाइट है, शायद 15% या 10% इसमें आपकी एक्सरसाइज का रोल है। स्पेशली एक दफ़ा वेट लॉस करके उसकी मेंटेनेंस जो आपने करनी है उसमें एक्सरसाइज बड़ा आपके काम आएगी। अगर आप वज़न किसी भी डाइट से इनमें कम कर लेते हैं तो आपका चांस है कि आप शुगर को रिवर्स कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा चांस होगा कि उस डाइट में जो आप करें, बेहतरीन जो तरीक़ेकार होगा कि आप अपने शुगर या कार्ब कट करें। डॉक्टर मुईस का बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पहला काम, अगर आप इंसुलिन या फिर शुगर की गोलियों से बचना चाहते हैं तो आप अपना वेट रिड्यूस करें। ठीक है, जितना मतलब कि अगर आपका 100 किलो वजन है तो आप उसको अगर 30% कम कर लेंगे, 70 पे ले आएंगे, तो आपकी शुगर ऑटोमेटिकली सेटल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब हम सर से ये पूछेंगे, हमारा अगला सवाल ये है कि लोग ये भी कहते हैं कि जी क्या आप शुगर की वजह से बहुत ज्यादा वजन कम हो गया, ये तो ऐसा हो गया है, तो सर उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे? एक तो आप हम लोग अपीयरेंस कॉन्शियस बहुत है, मतलब हमारा अगर चेहरे से बहुत ज़्यादा वेट कम होता है तो हम फ़ौरन कहना शुरू कर देते हैं यार कि आप कमज़ोर लग रहे हैं, और इस चीज़ को हम लोग तो बहुत यहाँ महसूस कर लेते हैं कि यार मैं कमज़ोर लग रहा हूँ। अब चेहरे कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं है कि आप में ओवरऑल कमज़ोरी है। अगर आपका वेट 100 केजी है, ज़ाहिर आपके चेहरे का जो बनावट है या आपके चेहरे की जो गोलाई है वो और तरह होगी, और 70 केजी भी और तरह होगी। मैं ये नहीं कहता बहुत रैपिड लूज़ करना चाहिए, और दूसरा ये कि आप कोशिश करें कि फैट पोर्शन आपका वेट का कम हो। अगर आपके पट्ठे कम होते हैं तो फिर आप कमज़ोरी में जाएंगे, आपकी चांसेस ऑफ फॉल ज़्यादा होंगे, आपकी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी वो इफ़ेक्ट होगी। पट्ठे आप अपने ज़रूर मेंटेन करें। अच्छा डॉक्टर मुईज, अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि पट्ठे को मेंटेन करना है, हमें ये बताएं कि शुगर के मरीज को ऐसी कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए कि हमारे पट्ठे मजबूत रहें और शुगर भी कंट्रोल में रहे? अच्छा, प्रोटीन की जो इनटेक है वो एटलीस्ट आपकी पर केजी 1 ग्राम तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपने एक्सरसाइज करनी है जिससे आप पट्ठे प्रिजर्व कर सकते हैं, अगर आप जब तक आप मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे अगेंस्ट रेजिस्टेंस, अगेंस्ट अ फोर्स, आप मतलब हल्की, बेशक हल्की लाइट वेट लिफ्टिंग नहीं करते या मशीन की ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो आपके पट्ठों का जो मास है वो कम होता जाएगा। तो आप पहली चीज़ तो आपने पट्ठों को स्टिमुलेट करने के लिए एक्सरसाइज करनी। दूसरा, पट्ठों को जो प्रोटीन चाहिए वो कम से कम 1 ग्राम पर केजी चाहिए, यानी 70 ग्राम के बंदे को तकरीबन 70 ग्राम 70 ग्राम। प्रोटीन चाहिए। और अगर आपने मजीद मसल मास बढ़ाना है तो शायद आपको 70 ग्राम के बंदे को 105 से 110 ग्राम तक प्रोटीन लेनी चाहिए ताकि उसके पट्ठे मजीद बढ़ें। आपने कार्बोहाइड्रेट या नशास्ते को कम कर लेना है, फैट आपने हेल्दी रखना है, और साथ आपने प्रोटीन आपने हाई रखनी है, तब आप एक्सरसाइज के साथ आप मसल मास प्रिजर्व कर सकेंगे। हमारी आज की बात का बेसिकली यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इंसुलिन और गोलियों से बचें, तो आपने अपनी कार्ब्स जो है उसको कंट्रोल में करना है, और जो बाकी सर ने बताया कि किस तरह आपने कंट्रोल में करना है। अच्छा डॉक्टर मुइज, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में निकोटिनामाइड पे एक रिसर्च हुई है, तकरीबन 10 साल उन्होंने रिसर्च की कि ये एंटी एजिंग है, और इसके साथ आप 10 साल पीछे चले जाते हैं वो आपकी बॉडी पे शुगर कंट्रोल करने पे इस पे बड़े इफेक्ट आते हैं। क्या वो जो बात करते हैं वो ठीक है? क्या वो इस्तेमाल करनी चाहिए? डॉक्टर नीब, जो डेविड सिंक्लेयर ने बेसिकली रिसर्च किया और अभी उस पर लेक्चर्स भी देता है, वो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड पे बात करता है, साथ वो रेस्वेराट्रॉल पे बात करता है। ये मॉलिक्यूल्स जो है ये बेसिकली अभी तक जो इनकी स्टडीज़ हैं वो सारी माइस पे हैं या चूहों पे हैं।
उन्होंने ये देखा है कि रेस्वेराट्रॉल और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और मोनोन्यूक्लियोटाइड देने से उनके जो बॉडी में एजिंग के चेंजेस हैं, मतलब जो उम्र के साथ बुरे असरात आते हैं, वो कम हुए हैं। अभी इस पे फर्दर ह्यूमन ट्रायल्स तो एज सच हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको ले रहे हैं और वो कहते हैं कि हम इससे काफ़ी बेहतर फील करते हैं, या उनके बायोकेमिकल मार्कर्स जो है एजिंग के वो बेहतर हुए हैं, या वो अपनी आप वर्क एफिशिएंसी को कहते हैं हम बेहतर फील करते हैं। जी, उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अगर आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है, तो आप कमेंट में या डायरेक्टली दिए गए नंबर में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करेंगे। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और इस चैनल का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आखिर में सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।